चलिए, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सेवा सदन। तो हम फोकस करेंगे सेवा सदन के ऊपर। सेवा सदन इज ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अ पारसी सोशल रिफॉर्मिस्ट बहराम जी मालाबारी। तो सेवा सदन एक समाज सेवी संगठन था जिसकी स्थापना एक पारसी समाज सेवक के द्वारा की गई थी जिनका नाम था बहराम जी मालाबारी, ठीक है, या बहराम जी एम मालाबारी पूरा नाम, ठीक है। इंडिया में पारसी रिलीजन भी एक रिलीजन है, ठीक है, पारसी धर्म भी एक धर्म है। और आज भी पारसियों की जो पॉपुलेशन है इंडिया में है, या इंडिया में पारसी धर्म के लोग भी रहते हैं, ठीक है। और पारसी कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो मूल रूप से जो पारसी हैं वो ईरान के माने जाते हैं, ठीक है। और ईरान से इंडिया में ये लोग आए थे, या इस धर्म के लोग इंडिया आए थे। पर्शियंस या पारसियों की अगर बात की जाए तो इंडिया में काफ़ी कम संख्या में ये कम्युनिटी के लोग हैं। और ख़ासतौर से इस कम्युनिटी के लोग फेमस हैं किस चीज़ के लिए, तो ये लोग अच्छे खासे बिजनेसमैन कहलाते हैं, अच्छे खासे व्यापारी कहलाते हैं, ठीक है। पारसी कम्युनिटी में कई सारी ऐसी रिलीजियस प्रॉब्लम्स रही थी, कई सारी ऐसी धार्मिक कट्टरपन भी रहे थे। और जैसे हिंदू धर्म में है वैसे ही पारसी धर्म में भी थे। और उन्हीं को दूर करने के लिए पारसी रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हुए, पारसी सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट भी हुए, ठीक है। और उसी में जब हम बात करते हैं तो बहराम जी मालाबारी हैं, ठीक है, दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है। हालांकि जब हम बहराम जी मालाबारी की बात कर रहे हैं जो कि एक पारसी सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, तो उन्होंने सिर्फ पारसी धर्म के रिफॉर्मिंग की बात नहीं की है। उन्होंने ओवरऑल अगर बात की जाए तो वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स को जिस तरह से कंडीशन वुमेन्स की खराब थी इंडिया की सोसाइटी में, उसको लेकर भी इन्होंने कोशिशें की हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने जो पूरा समाज सेवा की है वो सभी के लिए की है। हिंदू धर्म में भी जो व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वास और महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे थे, तो इन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए अपना बिताया था, ठीक है ना। चलिए, तो शुरू करते हैं सेवा सदन से। और फाउंडर जब आपसे पूछा जाएगा, संस्थापक का जब नाम पूछा जाएगा, तो आंसर जो आप लोगों का होगा वो होगा पारसी रिफॉर्मिस्ट बहराम जी मालाबारी। ठीक है। सो द फाउंडर ऑफ सेवा सदन इज बहराम जी मालाबारी। और इस ऑर्गेनाइजेशन को कब फाउंड किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आंसर आपका होगा 1908 में। तो ये हम हालांकि पहुंच गए हैं कहां पर, 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में, लेकिन हम इसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 1908 में इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया था किसने, बहराम जी मालाबारी ने, ठीक है। बहराम जी मालाबारी स्पोक विगोरसली अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फॉर विडो रीमैरिज एमोंग हिंदू। तो इन्होंने अपने जीवन में इस मुद्दे को, इस प्रश्न को उठाया है, इस पर काफी कोशिशें की हैं कि जो विडो रीमैरिज होती है उसे की जाना चाहिए, उसे प्रैक्टिस में लाई जाना चाहिए। और जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, सबसे फोकस ही इनका है किस मुद्दे पर, चाइल्ड रीमैरिज, जो कम उम्र में, जो कम एज में जो विवाह हो जाता है, जो कम एज में शादी हो जाती है हिंदू रिलीजन में, हिंदू धर्म में, ठीक है ना। हिंदू धर्म में उस समय पर 10 ईयर में ही क्या हो जाती थी, मैरिज हो जाती थी, 10 साल में ही विवाह कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये जो चाइल्ड में, ये ऑब्वियसली कि इट इज अ चाइल्ड मैरिज। अगर 10 साल में किसी की शादी हो रही है, किसी गर्ल की, किसी लड़की की, किसी लड़के के साथ, तो ऑब्वियसली कि इट वॉज अ चाइल्ड मैरिज, ये एक चाइल्ड या बाल विवाह है। तो जो बाल विवाह है इसके खिलाफ इन्होंने काफी प्रश्न उठाए हैं, काफी क्वेश्चन उठाए हैं, और इस प्रैक्टिस को बंद करवाने के लिए या इसमें सुधार लाने के लिए अपना पूरा जीवन क्या किया है, उसमें लगा दिया, ठीक है। चलिए, इट वॉज हिज एफर्ट्स दैट लेड टू द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट। और इन्हीं के प्रयत्नों से फाइनली इन्हें जो सक्सेस मिली है 1889 में, 1889 में, 1889 में इनके स्ट्रगल को सपोर्ट मिला है, इनका जो स्ट्रगल था वो सक्सेस हुआ है। उसमें ये सक्सेस हुआ है कि 1889 में, इन 1889 एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पास किया गया था। यहां पे लिख दे रहा हूं,
एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट वॉज पास्ड इन 1889 और बाय द एफर्ट्स ऑफ बहराम जी मालाबारी। बहराम जी मालाबारी के एफर्ट्स से ही एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट क्या हो पाया था, पास हो पाया था। ठीक है, अब ये एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट क्या होता है, इस बात को समझे, हम इस बात को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट सॉरी यहाँ पे एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट जो है ये पास हुआ था 1891 में। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज जो आपको देखना है, थोड़ा सा करेक्शन जो आपको करना है वो ये होगा कि इसे पास किया गया था 1891 में। ठीक है, 1889 की जगह आपको जो ईयर है उसे सही करना है और क्या लिखना है 1891। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 was a legislation enacted in British India on 19 of March 1891। तो 19 मार्च 1891 को 19 ऑफ मार्च, हालांकि डेट इंपॉर्टेंट नहीं है और वैसे तो ईयर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये अलग मैटर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिस्ट्री में आपसे इसको लेकर ईयर नहीं पूछ सकते हैं, पॉलिटी में अगर पूछ सकते हैं वो एक अलग बात हो जाती है। तो हिस्ट्री में आपको ईयर नहीं पूछा जा सकता। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम समझ लें कि इन्होंने एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट इनके प्रयत्नों से कब पास हुआ, 19 मार्च 1891 को। ठीक है, विच राइज्ड द एज ऑफ कॉन्सेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर ऑल गर्ल्स मैरिज और अनमेरिड from 10 to 12 years in all jurisdiction its violation subject to criminal prosecution as rape। ठीक है, तो यहां पर इस बात को समझ लेते हैं, ये जो एक्ट है इस एक्ट के माध्यम से ये बात क्लियर हो जाती है, ये बात तय हो जाती है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उसकी जो एज है वो 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी, 12 ईयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसकी एज 10 से बढ़ाकर कितनी की गई थी, 12 की गई थी, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे वो गर्ल्स हो। ठीक है, तो फॉर ऑल दी गर्ल्स मैरिड एंड अनमैरिड। ठीक है, ये जो एज है ये 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 12 कर दी गई थी। ये उस समय पर रिफॉर्म हुआ था, उस समय पर ये कोशिश की गई थी। ठीक है, तो इट मींस कि अब ये जो मैरिज की जो एज है, विवाह की जो आयु है वो भी 10 से बढ़ाकर कितनी की गई, 12 की गई। ठीक है, और इन्हीं का प्रयत्नों से ये कोशिश की गई है और महिलाओं की जो एज है वो बड़ी है विवाह की। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या रीजन था, इसके पीछे का क्या कारण था। तो इसके पीछे का जो कारण था वो ये था कि बंगाल में एक घटना घटती है, बंगाल में एक घटना घटती है और बंगाल में 1889 में एक घटना सामने आती है और वो घटना ये होती है कि बंगाल में एक फूल मोनी दासी नाम से एक 11 ईयर की गर्ल, ठीक है ना, एन 11 ईयर ओल्ड बंगाली गर्ल फूल मोनी दासी due to forcefully intercourse by her 35-year-old husband in 1889, ठीक है ना, she was dead, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसके हस्बैंड के द्वारा जो 35 ईयर ओल्ड था और उसके द्वारा फोर्सफुली इंटरकोर्स किया जाता है, जिसके कारण उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो although it was the death of an 11-year-old Bengali girl Phulmoni Dasi due to forceful intercourse by her 35-year-old husband in 1889। ठीक है ना, इसके बाद ब्रिटिश शासन को या ब्रिटिश राज को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को फाइनली इस एक्ट को पास करना पड़ता है 1891 में, और इसमें सबसे ज्यादा एफर्ट ही किसका होता है, तो बहराम जी मालाबारी का। ठीक है, एंड भले ही हम बात कर रहे हैं कि ही वॉज अ पारसी रिफॉर्मिस्ट, बट ये जो इनका रोल है ये सभी के लिए है। ठीक है ना, ये सभी के लिए कानून बनेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म से हो। यहाँ पे एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट सभी पर अप्लाई होता है। 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, एज 12 कर दी गई। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। द पारसी सोशल रिफॉर्मर बहराम जी मालाबारी campaigned all his life against the child marriage and enforced widowhood। तो इन्होंने अपने जीवन भर में किसके खिलाफ या किसके समर्थन में कार्य किया है, तो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में रहे और विडो रीमैरिज को इन्होंने इन्फोर्स करने की काफी कोशिश की है। और आप सभी को पता है कि विडो रीमैरिज हालांकि उस समय पर कानून बन चुका था, और आप सभी को पता है 1856 में बाय द एफर्ट्स ऑफ
बाय द एफर्ट्स ऑफ ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से ही विडो रीमैरिज एक्ट पास हो चुका था 1856 में, और 7 दिसंबर 1856 को फर्स्ट विडो रीमैरिज परफॉर्म भी की गई थी। इवन ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपने पुत्र का विवाह भी एक विडो से ही कराया था। ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर कहाँ से संबंधित थे? बंगाल से। तो वहां पे काफी ज्यादा रिफॉर्मर्स होने लगे थे, वहां पे कई सारे रिफॉर्म्स होने लगे थे। लेकिन महाराष्ट्र में या इधर वाली अगर हम एरिया की बात करें तो धीरे धीरे चीजें हो रही, क्योंकि वहां पे ना ब्रिटिशर्स का रूल काफी लंबे समय से चल रहा था। आप सभी को पता 1757 में ही बंगाल को कैप्चर या कंट्रोल कर लिया गया था, और फिर धीरे धीरे वहां पे ब्रिटिश रूल भी शुरू हुआ। 1765 से ही वहां पे डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम शुरू हो चुका था, और फिर 1772 से वहां कंप्लीट रूल शुरू हो चुका था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, और फिर वहां पर सबसे पहले इकोनॉमिकल जो लॉसेस हुए हैं, जिस तरह से आर्थिक दोहन शुरू किया गया, और फिर आर्थिक दोहन के साथ साथ जो ब्रिटिश कल्चर था, जो ब्रिटिश एजुकेशन थी, जो ब्रिटिश पूरा का पूरा जो धर्म था, उसे वहां पे डिप्लॉय करने की कोशिश की गई। वहां पे ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश परंपराओं को डालने की कोशिश की गई, और फिर जो सोशल नुकसान यहाँ पे इंडियंस को हुए, जो रिलीजियस हार्म्स पहुंचना शुरू हुए, जो धार्मिक परेशानियां उत्पन्न हुई, और उसमें ब्रिटिशर्स का भी इन्वॉल्वमेंट था, और इंडियंस के भी रिलीजियस जो रिचुअल्स थे, वो बुरे बुरे जो रिचुअल्स थे, जो कठोर रिचुअल्स थे, उनके खिलाफ धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे, उनके खिलाफ धीरे धीरे लोगों में डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, और फिर इसीलिए उनके खिलाफ मूवमेंट भी कहां से शुरू हुए? बंगाल से ही शुरू हुए, क्योंकि एजुकेशन भी वहां पर आया था सबसे पहले, इसीलिए रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट भी सबसे पहले कहां से हुए? बंगाल से हुए। और फिर वहीं से सबसे पहले ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो क्रांतिकारी मूवमेंट होंगे, जो क्रांतिकारी आंदोलन होंगे, वो भी कहां से होंगे? वो भी बंगाल से होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो 1889 में जो बंगाल में घटना घटती है, उसके बाद ये एक्ट आ जाता है, और इन्होंने अपने जीवन भर किसके लिए काम किया? चाइल्ड मैरिज एंड इनफोर्स विडोहुड या विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने फोकस किया। ठीक है, ही फाउंडेड द सेवा सदन एज अ सोशल रिफॉर्म एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन इन 1908 में इन्होंने सेवा सदन नाम से एक सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, जो एक ह्यूमैनिटेरियन यानी कि एक समाज सेवी या एक मानव सेवा के लिए बनाई गई एक संस्था थी। कहां पर, कब की गई थी? 1908 में, 1908 में। कहां की गई थी? ये बॉम्बे या मुंबई में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो हम इसे बॉम्बे सेवा सदन भी बोल सकते हैं, जो 1908 में इस्टेब्लिश किया गया था बहराम जी मालावारी के प्रयत्नों से। अब ये सेवा सदन का क्या फंक्शन होता था? सेवा सदन का क्या कार्य होता था? द सेवा सदन स्पेशलाइज्ड इन द केयर ऑफ सोशली डिस्कार्डेड एंड एक्सप्लॉइटेड वुमेन्स। तो यहाँ पे क्या किया जाता था? उन महिलाओं को संरक्षण दिया जाता था, उन महिलाओं को रखा जाता था, उनको हेल्प की जाती थी, जिन्हें क्या किया गया है? जिनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, जिन्हें सामाजिक तौर पर क्या किया गया है? एक्सप्लॉइट किया गया है, जिनके ऊपर अत्याचार किए गए हैं सामाजिक तौर पर, जिन्हें समाज के द्वारा धिक्कारा गया है या बाहर निकाला गया है, ऐसी फीमेल्स को, ऐसी वुमेन्स को यहाँ पे सपोर्ट किया जाता था, उन्हें हेल्प प्रोवाइड कराई जाती थी, उन्हें ट्रेंड किया जाता था, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि वो अपना जीवन जो है वो ठीक तरह से पूरा कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये समझें कि द सेवा सदन स्पेशलाइज्ड इन द केयर ऑफ सोशली डिस्कार्डेड एंड एक्सप्लॉइटेड वुमेन। किसके लिए ये काम करता है? तो सोशली डिस्कार्डेड एंड एक्सप्लॉइट वुमेन्स के लिए, फॉर ऑल कास्ट। तो चाहे वो किसी भी जाति की हो, चाहे वो किसी की भी धर्म की हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चाहे किसी भी जाति या धर्म की महिलाएं क्यों ना हो, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है समाज में, उनकी इन्होंने क्या की है? हेल्प की है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, वेलफेयर एंड मेडिकल सर्विसेज। और महिलाओं को इन्होंने प्रोवाइड किए क्या क्या? मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज। ठीक है ना, उनके वेलफेयर के लिए इन्होंने कार्य किया है, उनके कल्याण के लिए कार्य किया, उन्हें ट्रेनिंग दी है। ठीक है ना, कई सारी फीमेल्स को नर्स की ट्रेनिंग दी गई थी यहाँ पर इन सेवा सदन में। ठीक है, अब देखिए जब आप सेवा सदन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में ये सेवा सदन से ज्यादा एक नाम चलता है जिसे हम बोलते हैं पूना सेवा सदन। ठीक है, इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आपको एक नाम और पढ़ना होता है जिसे हम बोलते हैं पूना सेवा सदन। तो अगला जो टॉपिक होगा आपका वो होगा पूना सेवा सदन,
और पूना सेवा सदन की अगर हम बात करें ना, तो बहराम जी मालाबारी ने ही अपनी जो इनकी जो फीमेल डेसिपल थी, इनकी जो महिला शिष्य रही थी, जिनका नाम था रामबाई रानाडे। क्या नाम था? रामबाई रानाडे। और रामबाई रानाडे ने स्टेब्लिश किया था, या इनके प्रयत्नों से, दोनों के प्रयत्नों से पूना में पूना सेवा सदन स्टेब्लिश किया गया था। और उसको स्टार्ट या उसको फाउंड किया था किसने? तो वहां पे नाम आएगा रामबाई रानाडे। और रामबाई रानाडे कौन थी? तो आप लोगों ने ऑलरेडी एक सोशल रिफॉर्मिस्ट पढ़े हैं महाराष्ट्र के, जिनका नाम था महादेव गोविंद रानाडे। इट मींस एमजी रानाडे। और एमजी रानाडे का ही विवाह हुआ था, एमजी रानाडे की ही वाइफ हुआ करती थी रामाबाई रानाडे। ठीक है, 11 ईयर की एज में जब रामाबाई रानाडे थी, तब उनका विवाह हुआ था महादेव गोविंद रानाडे के साथ। और आप सभी को पता है महादेव गोविंद रानाडे इज वेरी फेमस पॉलिटिशियन, इज वेरी फेमस सोशल रिफॉर्मिस्ट ऑफ इंडिया। और इन्होंने कई कार्य किए हैं, कई सारी एक्टिविटी परफॉर्म की है, जिसमें धार्मिक रूप से या जातिवाद, कट्टरपन, छोटी छोटी जातियों के साथ जो भेदभाव किया जाता था, उसको लेकर इन्होंने काफी एक्टिविटी परफॉर्म की है। और अपने जीवन भर उन्होंने जो भी गलत एक्टिविटीज इंडिया में होती थी, उसके खिलाफ उन्होंने काम किया है। और उन्हीं को पूरा सपोर्ट दिया है उनकी वाइफ, जिनका नाम था रामाबाई रानाडे। ठीक है, रामाबाई रानाडे जो काफी कम एज में उनका विवाह हुआ था, वो अशिक्षित थी, उन्होंने कभी एजुकेशन ग्रहण नहीं किया था। तब उन्हें सपोर्ट किया उनके हस्बैंड ने, और उनके हस्बैंड ने ही उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराया, उन्हें ही पढ़ना लिखना सिखाया। और धीरे धीरे रामाबाई रानाडे काफी सारी चीजों को लर्न कर ली, काफी सारी चीजों से वो ट्रेंड हो गई। और फिर उन्होंने सोशल एक्टिविस्ट के रूप में अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी शुरू की, लाइक हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की तरह ही। ठीक है, चलिए, तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा पूना सेवा सदन, और जिसको स्टेब्लिश ही किसने किया था? तो रामाबाई रानाडे, शी वॉज द वाइफ ऑफ महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है।